जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार ओनली सिविल सर्विस गिरी पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, और जैसा कि प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूपीएससी पीसीएस सभी एग्ज़ाम के लिए जो सिविल सर्विस से संबंधित एग्ज़ाम है, तो ये प्रीलिम्स के लिए है। तो इसको हम ये पॉलिटी का आपका सेट नंबर 1 है, इसको हम लोग देखते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें हमें सही कथन ढूंढने हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, सही बात है। देखिए अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आया क्यों, है ना? ऐसा हुआ था कि जो कर्मचारी थे वो घूस लेने लगे थे, है ना, घूस लेने लगे थे। तो इसको समाप्त करने के लिए और एक महोदय थे लाड़नाथ, ठीक है, उन्होंने गुप्त समिति बनाई और उसे भेज दिया संसद के पास, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वहाँ से फिर रेगुलेटिंग एक्ट पास होके आता है, तो उसे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 5 थी। तो हमें क्या करना है, सही ढूंढना है ना, कथन सत्य ढूंढना है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। इसमें 4 थे, ठीक है, और जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे जी थे, एलिजा इम्पे याद रखेंगे आप लोग, बाकी अन्य न्यायाधीश थे। अच्छा, इस न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश के रूप में, नहीं ये गलत हो गया, तो एलिजा इम्पे थे ना, तो गलत हो गया ये दोनों। इस न्यायालय में प्राथमिक तथा अपील के अधिकारी की अनुमति थी, तो ये सही है। इसमें पहला और चौथा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर पहला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चार्टर्ड एक्ट 1833 में निम्न उपबंधों में से कौन सा एक नहीं था? तो इसमें हमें गलत ढूंढना है। चार्टर्ड एक्ट यानी कि हम आपको लग रहा है कि ये वित्त से संबंधित हैं चीजें, ठीक है, तो चार्टर्ड एक्ट 1833 आया था, तो उसमें कौन सा नहीं है देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ये तो सही बात है। परिषद में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदल दिया गया, सही बात है। सह परिषद गवर्नर जनरल को विधि निर्माण की सभी शक्तियां प्रदान कर दी गई, ये भी सही बात है। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये नहीं, भारतीय की नियुक्ति नहीं की गई थी, ठीक है, तो यही आपका गलत यानी कि सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में से भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या शामिल है? देखते हैं भाई, भारत सरकार अधिनियम है, ठीक है, तो ये 1858 क्या क्या शामिल है बोलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो कंपनी शासन की जगह ब्रिटिश ताज का शासन लाया गया, सही बात है। 1857 का विद्रोह हुआ और चूंकि संसद देख रही थी, वो इसी राह में थी कि कुछ तो हो जिससे कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश शासन शुरू कर दिया जाए, समझ रहे हैं। और इसी में 1857 का विद्रोह हो जाता है, जो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन था कि अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया जाए और कंपनी को हटाया जाए, ठीक है, लालच बढ़ गया था, है ना। तो इसलिए 1800, ये सही बात है, पहला तो सही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई थी 1858 में, ये नहीं हुआ था ऐसा, ठीक है। देखते हैं, खुली प्रतियोगिता प्रणाली की सुनिश्चितीकरण हुआ था, ये सही बात है। गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया गया था, ये गलत बात है, एक ही रखा गया था। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नए पद का सृजन किया गया, सही बात है। इसमें पहला, तीसरा और पांचवा सही हो जाएंगे, डी आंसर। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम को मैग्ना कार्टा भी कहा गया, ठीक है, मैग्ना कार्टा इसको बताया गया, ठीक है, 1858 का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? द्वैध शासन की प्रणाली, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मामला शुरू होता है। द्वैध शासन प्रणाली कहलाती है जिसमें दो तरीके से शासन चलते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, तो भारत परिषद अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं होता, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, 1909 को, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये वाला है द्वैध शासन प्रणाली के मामले में। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कहा गया, ठीक है, उसने ही यानी उन्होंने ये सब चीजें बना के दी थी। तो इसमें द्वैध शासन प्रणाली की, और ये बड़ा सा है अधिनियम, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब इतना इसमें व्यापक काम किया गया है। तो इसमें द्वैध शासन की प्रणाली भी शुरू होती है। इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार का हिसाब अलग अलग होने लगता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, कहा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो फिलहाल हम लोग का आंसर हो गया है बी, है ना। तो भारत सरकार 1935 कोई मतलब, बाकी तो स्वतंत्रता अधिनियम में तो जानते ही हैं 47 की बात है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो भारत सरकार अधिनियम जो था 1935, इसको भारत संविधान की जननी कहा गया है। 1935 के अधिनियम को समझ रहे हैं, लगभग संविधान का उसमें 50% तो इसी से ले लिया गया था, लगभग, ठीक है। तो इसमें क्या हमें क्या देखना है? सही ढूंढने हैं, ठीक है। तो सही कथन ढूंढना है। गवर्नर प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दिया गया था, सही बात है। 1935 में गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, और ये जो अधिकार है ये भी दे दिया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम का समाप्ति ये मतलब नहीं था, ये तो भैया उनको लाभ इसी से होना था। तो इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हम लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई। विचार करना है, सही वाला यहाँ पहले देख लिया करें, हमें सही करना है गलत करना है, ठीक है। तो प्रारंभ में संविधान सभा के कुल सदस्यों की, हाँ ये पहला सही है। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही संविधान सभा की स्थापना होती है, सही बात है। प्रारंभ में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या बिल्कुल गलत बात है, 389 है ना कि 369, ठीक है। 389 थी, और जिसमें से 292 जो हैं, ध्यान से देखिएगा, 292 प्रांतों से आते थे, ठीक है, प्रांतों से आते थे। और उसमें से 4 जो है स्पेशल होते थे, है ना। स्पेशल जो प्रांत हुआ करते, जैसे दिल्ली हो गई, और उधर आपका कुर्ग हो गया, अजमेर वाला क्षेत्र हो गया, ऐसे से 4 सदस्य आते थे। और बचे हुए देसी रियासत से, तो बचे हुए कितने टोटल सदस्य थे? 93। तो 93 देसी रियासतों से आते थे, ठीक है, देसी रियासतों से, ये ध्यान देंगे आप लोग। तो 389 हो जाएगा टोटल। तो ये गलत हो गया ना। संविधान सभा के प्रथम बैठक ये भी महागलत है भाई, 9 जनवरी थोड़ी, 9 दिसंबर को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि, अच्छा मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप कमेंट करेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 तारीख को यानी 11 दिसंबर को बना दिया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति को स्थायी सदस्य बनाया गया था, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी को। तो कुल मिला के ये भी गलत हो गया। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अरे यार इसमें तो दे रखा, मुझे लगा नहीं दिया है, तो ये सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया था। तो यही आंसर मिलेगा आपको, है ना। तो पहला और चौथा सही हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से अभिप्राय है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके का। उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण,
गरीब व अमीर के मध्य दूरी को कम करना, केवल उत्पादन एवं वितरण के राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक साधनों का राष्ट्रीयकरण करना तथा गरीब और अमीर के मध्य दूरी को कम करना, यही है समाजवादी का अर्थ। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर से, केवल उत्पादन एवं वितरण के राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक साधनों का राष्ट्रीयकरण करना तथा गरीब और अमीर के मध्य की दूरियों को कम करना। क्लियर, ये समाजवादी का अर्थ था जो हमारे पास प्रस्तावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। संघीय प्रणाली के बारे में बात हो रही है, तो इसमें क्या विचार करना है? विचार ये करना है कि सही कौन सा है। तो शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों का विभाजन तो हो रहा भाई। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, सही बात है। शक्तियों का विभाजन मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका सबका आपका अपना अपना अलग शक्तियां हो गई। इनको इतने विषय दिए गए, उनको उतने विषय दिए गए, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आप देखेंगे 11वां 12वां अनुसूची है जो इसी के मामले में है। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। प्रधानमंत्री का, यह गलत बात है, नेतृत्व तो नहीं होता है, वो कार्य करता है, लेकिन वो राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को ही हम कहेंगे, तो ये गलत है। लिखित संविधान है, ये सही है। तो संघीय प्रणाली की विशेषताएं ये सब चीजें हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा, करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यानी कि यूनियन यानी संघ और अधिसंघ जो फेडरेशन है में अंतरों पर विचार करना है। इसमें सही कथन हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? संघ में केंद्र व राज्य के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अधिसंघ में घनिष्ठ विधिक संबंध न होकर संधि से संघ का जन्म होता है, एज लाइक इंडिया एंड अमेरिका। जो संघ का है, देखिए अमेरिका एक फेडरेशन है, इंडिया एक यूनियन है। ठीक है, तो ये संबंध सही है। देखिए क्या है, संघ में केंद्र व राज्य के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अधिसंघ में यानी कि फेडरेशन में घनिष्ठ विधिक संबंध न होकर संधि से संघ का जन्म होता है। अलग अलग उनका देखते हैं आप, अपने अपने कानून से वो लोग चलाते हैं, उनके जो भी 50 राज्य हैं। ठीक है, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। संघ में सामान्यतः राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। देखिए, संघ में सामान्यतः राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है, जबकि अधिसंघ का बंधन ढीला होता है, जिससे राज्य अलग हो सकते हैं। और लेकिन आज तक तो अमेरिका से हुआ नहीं ऐसा। हालांकि परेशान बहुत हैं कुछ राज्य, लेकिन होने नहीं देगा, क्योंकि उसमें कहा गया कि आप कोई उचित कारण देंगे, कुछ रीज़न होने चाहिए, वैल्यूएबल रीज़न हो, जिसकी वजह से आप कह सके कि मेरा चल नहीं पाएगा और मैं अलग होना चाहता हूं। बात राज्यों की हो रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहां की जो संसद है ऐसा होने नहीं देती है। वो कहती है भैया मैं बताऊंगा कि ये रीजन ठीक है या नहीं है, समझ रहे हैं। मामला कोर्ट तक जाता है तो कोर्ट भी यही करता है, तो कुल मिला के अलग हो ही नहीं पाते हैं। लेकिन भारत से अलग कोई नहीं हो सकता है, ये हम लोगों की पहले ही भाग में लिखा हुआ है। संघ के राज्य प्रभुत्व संपन्न निकाय नहीं होते, जबकि अधिसंघ के राज्य प्रभुत्व संपन्न निकाय होते हैं। देखिए, डिपेंड होना पड़ता है राज्यों को। जैसे इंडिया में क्या है, कोई भी काम होगा तो वो केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि मुझे इतने फंड की ज़रूरत है, ये काम करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राज्य ही प्रभुत्व संपन्न होते हैं। यहाँ पे आप कंपेयर दोनों देश का कर सकते हैं, अमेरिका और भारत का। उसके बाद संघ में व्यक्ति और राज्य के बीच नागरिकता के माध्यम से विधिक संबंध होता है, व्यक्ति और राज्य के बीच। ठीक है, नागरिकता के माध्यम से विधिक संबंध होता है, जबकि अधिसंघ में लोग राज्य के नागरिक होते हैं, अधिसंघ के नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संघ में व्यक्ति और राज्य के बीच नागरिक दोनों का संबंध है, कि उस राज्य का है, इस देश का है, दोनों में सही बात है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ राज्य का नागरिक होता है, अधिसंघ से उसे कोई मतलब नहीं होता। तो ये तो सभी से ही हो जाएंगे, है क्या। 1 2 3 4 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया कंपैरिजन पूरा एक ही सवाल में दे रखा है इंडिया और अमेरिका के बीच में। कोई भारतीय नागरिक कब अपनी नागरिकता खो देता है? नागरिकता से वंचित किए जाने पर, नागरिकता के परित्याग से, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। भाई तीनों चीजें हैं,
उपरोक्त तो सभी हो जाएगा ना। नागरिकता से वंचित कर दिया जाए कुछ रीजंस की वजह से तब भी, परित्याग कर दे तब भी, और किसी देश की का नागरिकता स्वीकार कर ले तब भी, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप और दो जगह की नागरिकता ले पाएँ। अगर आप किसी दूसरे देश में किसी भी अलग देश की नागरिकता ले लेते हैं तो इंडिया से स्वतः ही आपकी नागरिकता समाप्त मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा यहीं तक। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।